लिखना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Expansionary monetary policy is just opposite of the contractionary monetary policy full stop। सर स्टार्ट से रिपीट कर दें एक दफा। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज जस्ट ऑपोजिट of the contractionary monetary policy full stop। An expansionary monetary policy An expansionary monetary policy is only adopted when the inflation is curbed, CURBED. And the main objective of the central bank सर इंकर्ड के बाद रिपीट कर दें। incurred नहीं था, curbed, CURBED. Inflation is curbed. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग से रिपीट कर दें। शाबाश बेटा, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, जल्दी लिखें। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं। An expansionary monetary policy is just opposite of the contractionary monetary policy full stop। An expansionary monetary policy is only adopted when the inflation is curbed, CURBED. And the main objective of the central bank becomes to reduce the unemployment rate and to avoid recession। recession की spelling RECESSION। Full stop। As per expansionary monetary policy,
As per expansionary monetary policy, the central bank reduces the interest rate. The central bank reduces the interest rate so that the public keep their money so that the public keep their money in their hands. Full stop. This step result in more purchasing power and as a result public consume more from business in the country. Full stop. This helps avoid unemployment and recession. Full stop. The central bank also stops selling the central bank also stops selling securities in the open market in the open market and they only allow securities to be sold through the member banks. Full stop. This also ensure ENSURE S कर दीजिएगा ensures that the economy grows
rapidly, rapidly, comma, enhances the employment rate, enhances the employment rate and reduces the reduces the chances and reduces the chances of a recession. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट on objective of monetary policy. ठीक है, आंसर में आप लोग बेटा मेन हेडिंग डाल दीजिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की हेडिंग डालनी, ठीक है। और लिखना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दो मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स।
ठीक है, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे बेटा, गौर से सुन लीजिएगा। इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन करके, ठीक है, बड़े गौर से सुनिएगा। देर इसको फिर मैं देखता हूँ, लिखवा भी दूंगा। नंबर 1 जो आपको नजर आ रहा है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती तो उसका रिजल्ट ये आता है कि आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, आपके मुल्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है, उसको यूटिलाइज होता है। मतलब कोई भी ऐसे रिसोर्सेज का सेक्टर नहीं जाता जहां वो यूजलेस होती है। सपोज करें अगर मैं बात करूं कि आपका पानी जो है वो 90% जो है समंदर में जाके गिरता है, तो ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि डैम्स को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए और उस पर जो है पानी स्टोर किया जाए। देन जो भी पर्पज है पानी को इस्तेमाल करने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेशली आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो डेफिनेटली तौर पर उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे आएगा, फैक्ट्रीज पे आएगा, कमर्शियल एरिया पे आएगा। कम रेट पे आपको बिजली वाफिर मिकदार में अवेलेबल होगी और साथ साथ जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। नतीजतन चीजों के रेट्स भी डाउन होते जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि आप उस बिजली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में डॉलर भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बलूचिस्तान माला माल है, गैस ऑयल मिनरल्स वहां पर हैं। आप उसको जमीन के पहाड़ों को कटिंग करके भी मशीनरीज के जरिए वो भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये तमाम चीजें होंगी तो इसका फिर एक फायदा होगा कि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो पैसा अपना बैंक्स में भी स्टोर करेंगे, ठीक है, यानी डिपॉजिट्स करेंगे और बैंक उसको आगे मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी पैसों की सप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जाहिर सी बात है ये काम जिन्नात तो नहीं करेंगे, लोग करेंगे, आवाम करेंगे, तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी पॉकेट में पैसा आएगा, तो बेटा उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, वो भी हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो है आपके पास, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है बेटा वो हमारे पास है एक्सचेंज स्टेबिलिटी का, ठीक है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टेट बैंक यहाँ पे ये कोशिश करता है कि मुल्क में कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व आए, डॉलर आए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर आएगा तो आप अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान ने हर कंट्री से कुछ ना कुछ परचेज करना है जिसकी पाकिस्तान में डेफिशिएंसी है। गाड़ियां, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, लैपटॉप, मोबाइल्स, बहुत सी ऐसी चीजें, मेडिसिन, लेकिन ये तब परचेज कर सकते हैं जब आपके पास डॉलर्स वगैरह होगा। लेकिन उसी चीज को अचीव करने के लिए स्टेट बैंक ये कोशिश करता है कि जो मैंने आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में भी बढ़ा दिया था कि मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो, फेवरेबल हो, मुल्क से डॉलर ना जाए, यूजलेस डॉलर ना जाए, और उस डॉलर को हम इतना सेव करें कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके लिए स्टेट बैंक क्या करता है कि एक तो चेक एंड बैलेंस रखता है, मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश करता है। उनके लिए पनिश भी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा 7 डेज की इम्प्रेसमेंट होगी और प्लस पेनल्टीज लग जाएंगी। लेकिन जब ये डॉलर मुल्क के अंदर सेव रहेगा तो आप अपनी तमाम अचीवमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेटेस्ट वेपन्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बेटा प्राइस स्टेबिलिटी, हमने ये देखा कि स्टेट बैंक सबसे ज्यादा कोशिश ये करता है कि जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा हिस्सा आएंगी। क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा तेजी से प्राइस जा रही हैं तो भी वो खतरे वाली घंटी है, और अगर बहुत ज्यादा कम हो रही है तो इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी है। बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हो रही है तो ऐसे सिचुएशंस में जो है वो आपका आवाम, पब्लिक सेक्टर को सरवाइव करना पड़ जाता है, और बहुत ज्यादा कम हो तो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको सरवाइव करना पड़ जाता है, बिकॉज प्राइस कम होगी तो उनको प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन ना होने के बराबर होता है। सो स्टेट बैंक कोशिश करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रखी जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जाए, ना बहुत ज्यादा प्राइसेस को हाई किया जाए ना बहुत ज्यादा लो किया जाए। ऐसी सिचुएशंस में दोनों को फायदा होता है, मींस पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ साथ आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका भी जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ साथ उसका रिजल्ट फिर ये आता है कि प्रॉस्पेरिटी इनहांस होती है, वेलफेयर कम्युनिटी की भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ आपकी जो प्राइस लेवल की सेटिस्फैक्ट्री है
वो भी सही हो जाती है और लोगों का एतमाद उस पर बहाल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ फंड जो आपको नजर आ रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। अगेन स्टेट बैंक की ये कोशिश होती है कि मुल्क के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड की जाए, रोजगार के मौके दिए जाएं, और ये तभी इंक्रीज हो सकता है जब आपकी डिमांड और आपके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर ऐसी सिचुएशंस में होता ये है कि स्टेट बैंक कोशिश करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। इसके लिए स्टेट बैंक क्या करता है कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन दिए जाते हैं, और जब वहाँ लोन दिए जाएंगे, या इसके अलावा भी जो लोन स्टार्ट किए हुए कि वो लोग जो अपने बिजनेस करना चाहते हैं उनको 30 to 35 लाख रुपीस तक का गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, ताकि वो अपने लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को वो बढ़ा सकते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। नतीजतन क्या होगा, जब आपकी मुल्क में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, तो एक बूम जैसी जो वो है कैफियत वो कायम हो जाएगी, फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, और डिप्रेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बूम होगी किसी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, तो इसका मतलब वो अट्रैक्टफुल होगी अदर इन्वेस्टर्स के लिए। उनको ये लग रहा हो कि ये जी पाकिस्तान की एक अच्छी मार्केट है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, एक चलती हुई मार्केट है, एक रनिंग मार्केट है। तो ये तब होगा जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और ये क्यों होगा, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो डेफिनेटली उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर होगी तो वो मार्केट में पैसा लेकर आएंगे, और मार्केट में जब पैसा लेकर आएंगे तो एक रनिंग पोजीशन मार्केट की चलती हुई नजर आ रही होगी, जो कि एक अट्रैक्टफुल और एक हेल्दी और एक गुड साइन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ये भी चाहता है, जो कि आपकी फिफ्थ हेडिंग नजर आ चुकी है, जो हमने बड़ी डिटेल में भी पढ़ा, क्रेडिट कंट्रोल। स्टेट बैंक ये भी नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो, बहुत ज्यादा महंगाई हो, क्योंकि महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो डेफिनेटली ये किसी कंट्री के लिए एक डिजीज, एक बीमारी की हैसियत रखता है। ठीक है, तो फिर स्टेट बैंक क्या करता है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए, इस डिजीज को खत्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट मेडिसिन या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए आता है। ये एक मेडिसिन ही आप सपोज कर सकते हैं कि जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ ली, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा हमने पढ़ा था चेंज इन द रिजर्व रेशियो, तीसरा हमने पढ़ा था रेट बैंकिंग रेट पॉलिसी, और उसके बाद हमने पढ़ा था आपके पास क्या कहते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, ये 4-5 चीजें पढ़ी थी बड़ी डिटेल में, आई होप आप लोगों को याद होगी। मैं दोबारा इसको कॉल कर देता हूँ। पहला जो हमने पढ़ाया था ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था बैंक रेट पॉलिसी, चेंज इन द रिजर्व रेशियो, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट, और फिफ्थ मैंने पढ़ाया था सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जिसके थ्रू आप क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो। और यही चीजें अभी भी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा चुका था। ठीक है, एंड द लास्ट वन है रिडक्शन इन इक्वलिटी एंड वेल्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास 2 इकोनॉमी होती है बेटा, एक तो होती है हमारे पास सोशलिज्म और एक होती है हमारे पास कैपिटलिज्म। होता यह है कि कैपिटलिज्म में एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें तमाम सेक्टर, तमाम चीजें वो गवर्नमेंट के पास आती चली जाती हैं, और यानी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो लोगों के पास आती चली जाती है। मतलब लोग जो खरीदना चाहें, जो बाय करना चाहें वो बाय कर सकते हैं, प्लॉट बाय कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हैं, अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, और जिस किस्म का बिजनेस वो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कैपिटलिज्म। अब इसमें होता ये है कि बेटा कि आपका जो है वो सारा जो पैसा होता है, वो सारी सर्कुलेशन क्या होती है, वो एक अमीर कैबिनेट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो बेचारा गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, बिकॉज फिर 2 क्लासेस बन जाते हैं, एक पुअर क्लास बन जाता है, और एक आपके पास जो है वो रिच क्लास बन जाता है। अब इनमें इनडिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी अमीर अमीर से तर होता चला जाता है, गरीब गरीब से होता तर चला जाता है। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो फिर इनके दरमियान में एक्सप्लॉयटेशंस भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, फर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ी मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म।
जिसमें हर शख्स प्रॉपर्टी परचेज करता है। तो फिर स्टेट बैंक मूव करता है, फॉरवर्ड आता है और इस चीज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है। वो किस तरीके से कोशिश करता है कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन पे टैक्सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है। या स्टेट बैंक वो लोग जो लोन लेते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, प्रॉपर्टी परचेज के लिए, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग जो है वो फिर प्रॉपर्टी परचेज करना कम शुरू कर देंगे, प्लॉट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह कम शुरू कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग बैंक जाते हैं, लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर मजीद प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन बेसिकली मेन पैसा किसने प्रोवाइड किया उनको अमीर करने में? वो किया बैंक ने। ऐसी सिचुएशन में स्टेट बैंक आता है और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो डेफिनेटली तौर पर वो लोग जो 10 लोग थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोन ले रहे थे, उनको वो लोन क्या पड़ेगा, ये बड़ा हैवी पड़ेगा, बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। नतीजतन क्या होगा, वो स्टेप बैक हो जाएंगे, लोन नहीं लेंगे। और जब लोन नहीं लेंगे जब लोन नहीं लेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे इनकी तरफ से, वो अमीर से अमीर तरफ भी नहीं होते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप बेटा ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आज का जो एक टॉपिक हमारे पास रह गया है वो रह गया लास्ट टॉपिक, ब्रिटेन वुड। ब्रिटेन वुड क्वेश्चन लिखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिटेन वुड। आंसर में मेन हेडिंग लिख लीजिएगा ब्रिटेन वुड। सर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लिखवा रहे? सब लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं ले बेटा, ठीक है। ठीक है। आप लोगों को वो मैंने बोला था ना लिंक्स भेजने, तो स्टिल मेरे पास 2 से 3 बच्चों के लिंक्स आए हैं, तो उसमें मैं इंशाल्लाह वो तमाम चीजें भेज दूंगा आप लोगों को। सर किस चीज की लिंक सेंड करनी है? अपनी जीमेल आईडी की। ओके सर, मैं सेंड। ठीक है, ब्रिटेन वुड की भी भेजूंगा और इसकी भी भेजूंगा, क्या कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटेन वुड की हेडिंग डालें। अच्छा चीज सुन लीजिएगा, ब्रिटेन वुड बेसिकली एक एग्रीमेंट था जो कि 1944 में हुआ बेटा, तकरीबन 44 कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। और वो 44 कंट्रीज वो थी जो कि यूनाइटेड नेशंस की थी। और ये कहां पे हुआ एग्रीमेंट? न्यू हेमिस्फीयर में हुआ। अब ब्रिटेन वुड था क्या, बेसिकली इन्होंने ये डिसाइड किया कि यार करेंसी का एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी हर एक के पास एक करेंसी होनी चाहिए। तो उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कंट्रीज थी कि करेंसी के लिए जो स्टैंडर्ड रखा जाए वो रखा जाए डॉलर्स का। किसका रखा जाए? डॉलर्स का। अब हर एक कंट्री के पास तो डॉलर नहीं था, तो हुआ ये कि सबने डिसाइड किया कि डॉलर तो अमेरिका का है करेंसी, तो हर एक को जिसको अगर डॉलर परचेज करना है और एक स्टैंडर्ड लाना है तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि तकरीबन 130 ग्राम गोल्ड, ठीक है, 130 ग्राम गोल्ड वो यूएसए को देगा और उसके बदले में वो $35 जो है उसको मिल जाएंगे। अब होगा ये कि जो भी कंट्रीज आपस में ट्रांजैक्शंस करेंगी तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कोई परचेज करना है उसको वो इतना डॉलर देगा और उससे वो चीज ले लेगा। यहां तक तो सिस्टम बड़ा जबरदस्त समझ में आ रहा था कि यार एक स्टैंडर्ड करेंसी होगी डॉलर्स की, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था तकरीबन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये इन्होंने डिसाइड किया।
लेकिन ये सिस्टम बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर गया? ये कर गया तकरीबन 1970s में ही ये सिस्टम कोलैप्स कर गया था। ठीक है, क्यों कोलैप्स कर गया? दो रीजंस सुन लीजिएगा। वैसे तो बहुत से रीजंस है, लेकिन आप लोगों के लिए दो रीजंस हैं। एक रीजन ये था, और इसे सुनिएगा, कि देखिए जब किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज पड़ा होता है तो उस कंट्री की, मैंने क्या कहा, इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसी सिचुएशन में हुआ ये क्या बेटा, कि फॉरेन एक्सचेंज जब आपके मुल्क में होगा तो आपकी कंट्री बड़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन हुआ ये कि हर शख्स जब अमेरिका को गोल्ड दिए जा रहा है और डॉलर लिए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि अमेरिका के पास गोल्ड के अंबार लग गए और डॉलर की डेफिशिएंसी होने लग गई। उनका यार ये क्या हुआ, ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। फिर दूसरा क्या हुआ कि हर शख्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट तब स्ट्रांग होगा जब आपके पास क्या होगा, डॉलर होगा। तो सारा डॉलर तो यूरोपियन कंट्रीज में बंटना स्टार्ट हो गया, और डॉलर की अमेरिका के पास अगेन कमी होना स्टार्ट हो गई। ये दूसरा ड्रॉबैक आया। तीसरा ड्रॉबैक आया लिक्विडिटी का। और जब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब आप किसी लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो जल्द कन्वर्ट हो जाए। तो गोल्ड एक ऐसी चीज थी, अमेरिका ने कहा कि यार चलो, अगर हमें डॉलर की जरूरत हो और हम अगर यही गोल्ड किसी और को बेचेंगे तो कोई तो इतनी जल्दी उसको लेगा भी नहीं, तो ये तो गोल्ड हमारे पास वैसे यूजलेस पड़ा रहेगा, हम इसको क्या देखते रहेंगे। तो ये ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अगेन ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। और अमेरिका ने इस सिस्टम को 1970s में, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा लेक्चर भी यहाँ एंड होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जुजाजा, आप मुझसे कह रही बेटा चैट पे किसी और से मुखातिब है? ठीक है, तो फिर ये सिस्टम क्या कर गया, वहां पर कोलैप्स कर गया। सर जी जी बोले, सर बोले सर बोले। आपको जीमेल जो अपना सेंड करना है वो प्राइवेट में करना है ग्रुप पे? नहीं नहीं, मुझे प्राइवेटली करे, हर एवरी स्टूडेंट्स प्राइवेटली करेगा मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, कर दिया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास था ब्रिटेन वुड सिस्टम। आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पास ईच एंड एवरी चीज जो है वो तमाम चीजें मौजूद होंगी। बट स्टिल अगर कोई चीज आपके पास मौजूद नहीं है तो आप लोग आज ही मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि वो चीजें तमाम मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। जो जो जीमेल आईडी आई थी, जो जो मुझे जीमेल आईडी सेंड करेगा तो उस पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर? सो आज के लिए इतना इंशाल्लाह। बाकी जो रिटर्न की चीज़ें हैं दैट इज ब्रेटन वुड, और क्या कहते हैं, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, फी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहें और अच्छे से पेपर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज हमारी आखिरी क्लास थी। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जल्दी से, मेरे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। आई थिंक आप लोग कोई क्यूरियस दोबारा नहीं पूछनी है। अल्लाह हाफिज़।